अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारी सारी बात क्लियर है, लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अक्रॉस मूव कर रहे हैं, मैंने आपको बताया मैट्रिक्स के अंदर क्या है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन जो है ना, ये अंदर मैट्रिक्स में बहुत रिच है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस चेन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था यही कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का बायस बनते हैं। ये जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें ना पता क्या होता है, इसमें जो चैनल्स होते हैं वो तब ही हाइड्रोजन को बाहर मूव कराने देंगे जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जाएंगे और अपनी एनर्जी लूज करते हुए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस चेन के क्रॉस मूव कर रहे हैं, अपनी एनर्जी हर एक जो है वो कॉम्प्लेक्स उस पर लूज करते जा रहे हैं। उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर आते जा रहे हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स के अलोंग कितने हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन सारे बाहर आते जा रहे हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या हुआ, अंदर कमी हो गई, बाहर हाइड्रोजन इतने सारे इकट्ठे हो गया। बाहर ये क्या है, इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा रहे, कहाँ हो रहे हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठे होते जा रहे हैं। अच्छा, यहां तक तो हो गई बात क्लियर, लेकिन आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ना, उसके पास और भी कुछ चीजें हैं, सीक्रेट उसने छुपा के रखी हुई हैं। उसके पास एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, उस एंजाइम को हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स 5 है, 5वां कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब उस 5वें कॉम्प्लेक्स ने क्या काम करना है, उसने बाहर जो हाइड्रोजन इकट्ठे हुए हैं, हमने तो बाहर उन कॉम्प्लेक्सेस के जरिए इनको बाहर निकाला था ना, अब ये क्या करेगा, इनको अंदर फेंकना शुरू कर देगा वापस, ठीक है, ताकि मैट्रिक्स के अंदर ये दोबारा वापस चले जाए। और इनके अंदर वापस जाने से क्या होगा कि आपके मैट्रिक्स के अंदर ना एडीपी भी पड़ा होता है, ठीक है, छुपा हुआ एडीपी भी पड़ा होता है और फॉस्फेटाइन भी होते हैं, लेकिन एटीपी बनाने की हिम्मत नहीं होती। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ठहरो, ये जो हाइड्रोजन आयन जो है, ये इस 5वें कॉम्प्लेक्स के क्रॉस दोबारा मैट्रिक्स में जाएंगे, तो क्या होगा, ये एक्चुअली एक एंजाइम है, ये चल पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसने फॉस्फोराइलेशन करानी है, इसने एडीपी को कन्वर्ट कर देना है इनटू एटीपी विद इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये देखो, हमने कहानी शुरू की थी ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ऑक्सीडेशन से कहानी शुरू की और कहानी खत्म कहाँ पे कर रहे हैं हम एटीपी बनाने पे कहानी खत्म कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने क्रॉस मूव करवा के हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दिए। अब उन्हीं बाहर आए हुए हाइड्रोजन आयन को अंदर घुसाने के लिए जो एक कॉम्प्लेक्स, 5वां कॉम्प्लेक्स है जो उन सबसे उलट जा रहा है, वो क्या करेगा, जब उसके क्रॉस हाइड्रोजन मूव करके मैट्रिक्स में जाएंगे तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कहानी शुरू की हमने ऑक्सीडेशन से, खत्म कहाँ कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन पे, ठीक है। ये फॉस्फोराइलेशन हुई ना, एडीपी के साथ हमने फॉस्फोरस मिलाया है, ये देखो, और क्या बना दिया, एटीपी। कहानी शुरू हुई थी, एक मिनट, अच्छा, कहानी शुरू की थी हमने ऑक्सीडेशन से, खत्म किया हमने फॉस्फोराइलेशन पे। अब इस पूरे को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। कहां से हमने शुरू किया, कहां पे हम आके लेके आ रहे हैं, कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पीछे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा ना, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, विद एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको हम कहते हैं ऑक्स, ओ एक्स पी एच ओ एस, ऑक्सफॉस कहते हैं हम इस सारे को, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब समझ आ गई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है क्या, क्योंकि मैंने बेस से उठाया था कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, हर चीज करते करते हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक कॉन्सेप्ट बन जाए। अब हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो था एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, वो आपकी बुक के डायग्राम से हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कोई बच्चा बताए कि सारी जो अभी तक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आई है। ओके, अब नेक्स्ट हम अपनी स्क्रीन शेयर पे जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको आपकी बुक की ही पिक्चर्स दिखाऊंगी। और ये देखें वही कहानी है ना, यहाँ पे अब आपको अब मजा आना शुरू होगा कि आपने जो भी समझा है वो आपको
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, वो सारा कुछ जो है ना, ये देखो, ये वही सारा कुछ है, ठीक है। इन्होंने एक जनरल सा सिर्फ बता दिया ये कन्वर्ट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है कि हमारे पास NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है, FAD FADH में 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं बता रहे। हाँ जी, नहीं शो हो रही, एक मिनट रुको, बैक पे आने दो। आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं शो हो रहा स्क्रीन पे? अच्छा, एक मिनट, शेयर स्क्रीन, अब हुई है, कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा, ये क्या मसला है? अच्छा चलो, मैं वैसे आपको बताती हूँ। यार ये क्या मसला है? अच्छा, हाँ चलो, आप निकालो, आपकी डायग्राम है 6.8, फिगर 6.8। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही, जैसे मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे बता रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड तो नजर आ रहा था ना सबको? ठीक है, अब आपकी जो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब देखो, मैंने कहा ना, हमने हर अब कॉम्प्लेक्स को ना डिटेल में पढ़ना है। हमने भी क्या क्या चीज पढ़ ली है, हमने क्या पढ़ लिया है, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बेस पढ़ ली है, ठीक है। हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक कॉन्सेप्ट ले लिया जनरल सा, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देख लिया है, हमने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स का देख लिया है, जिसमें हमने आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों की बात की थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी पेज नंबर 74 पे है ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बताया था 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2, पहले हम इन 2 का जिक्र कर लेते हैं, देन तीसरे चौथे पे जाएंगे, 1 और 2। अब आपका जो पहला जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है आपके पास, मैंने आपको बता दिया 4 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो मूवेबल नहीं है, और ये चारों के चारों प्रोटीन्स इन नेचर है। ओनली एक्सेप्शन कहाँ आती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर पे, जो आपका कोएंजाइम क्यू है, वो तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी। अभी हम पहले 2 की बात करें। पहला जो आपका होता है ना, वो होता है आपके पास NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यहाँ पे समझ आ रही है ना? NADH डिहाइड्रोजिनेज ने क्या करना है, आपको नाम तो पता चल गया, यहाँ पे आके ना इस कॉम्प्लेक्स पे NAD आपका आएगा, ठीक है, इसको पॉइंटर हम NADH आएगा, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD। अपने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए इस पॉइंट पे। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना सिर्फ आपके पास NADH डिहाइड्रोजिनेज ही नहीं है, उसके अलावा 2 और चीजें हैं। कोएंजाइम है एक, FMN कहते हैं उसको हम, फ्लेविन मोनो ऑक्सीजनेज इसका नाम होता है, ये FAD से मिलता जुलता होता है, ठीक है। FMN जो है ना, वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऐसे तो नहीं ना देगा, वो हाइड्रोजन के साथ ही देगा, प्लस H पॉजिटिव भी था ना इसके पास। NADH 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको, इस आपके NADH डिहाइड्रोजिनेज तो एंजाइम है ना, इसके अंदर कैरियर को एंजाइम कौन सा है, ये FMN है। FMN कन्वर्ट होगा इनटू FMNH2 में, FMNH2 में, ठीक है, FMNH2 बन गया। नेक्स्ट अब क्या होना है, यही FMNH2 जो बना है, ठहरो देखो, FMNH2, अब ये क्या करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन जो इसने लिए हैं, हाइड्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट कर देगा, इसका एक आयरन सेंटर होता है FES को, ठीक है। और ये आपको बता दूं, FES आपके 3 कॉम्प्लेक्सेस में होगा, कॉम्प्लेक्स 1 में भी होगा, कॉम्प्लेक्स 2 में भी होगा, और कॉम्प्लेक्स 3 में भी होगा। ये बात याद रखनी है, चौथा जो आपको कॉम्प्लेक्स है, वो आपके इन तीनों से बगावत करता है, वो कहता है कि मैंने आयरन सल्फर सेंटर नहीं रखना, अपना कॉपर सेंटर रखना है, ठीक है।
ये कॉपर वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर आप मार्क कर लो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ओनली वन कॉम्प्लेक्स ऐसा है, चौथा कॉम्प्लेक्स, जिसके पास कॉपर है, ठीक है, बाकी किसी के पास कॉपर नहीं है। और अगर आपको कोई पूछे कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं, आपने कहना है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ओनली वन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि कोएंजाइम क्यू है, जबकि एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आता है जो कि कहाँ आता है, इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में आता है, नॉट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इकलौता ही है जो कि प्रोटीन नहीं है, लिपिड डेरिवेटिव है, लिपिड सॉल्युबल क्विनीन है एक्चुअली। उसके बाद जो साइटोक्रोम सी है वो आपका इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में। अच्छा, जब ये FMN2 से FES के पास गया, ठीक है, FES ने आगे जो है ना ट्रांसफर किसको करने हैं इलेक्ट्रॉन, कोएंजाइम क्यू को, ठीक है, इसने कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर करना है, आपको बुक में नजर आ रहा होगा, इसने कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर किया है। यहाँ पे स्पेस का इशू है तो हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने अब FMN से भी कहानी होकर गुजर गई, अब हम थे किस पे, FES आयरन सल्फर सेंटर के पास थे ना अब इलेक्ट्रॉन, इसने किसको देने हैं, हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम क्यू को, ठीक है। अब कोएंजाइम क्यू ने क्या बनाना है, कोएंजाइम QH2, ठीक है। अब ये इसको हम सारे को रिमूव कर रहे हैं, इसने बना दिया आपके पास कोएंजाइम, एक मिनट देखो, कोएंजाइम QH2। अब ये है मोबाइल, ये तो मूव कर सकता है, ठीक है, ये भागता हुआ जाएगा आपका तीसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाना, कॉम्प्लेक्स 2 इटसेल्फ जो है ना वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसने सक्सिनेट फ्यूमारेट FAD से लेना है। मैंने बताया ना NAD भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे FAD भी दे रहा है, या वो NAD वाले इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस मूव कर सकते हैं, फिर या फिर अगर कॉम्प्लेक्स 2 वाला है तो सक्सिनेट फ्यूमारेट वाले रिएक्शन मैंने आपको बताया ना अभी, सक्सिनेट कैसे फ्यूमारेट में कन्वर्ट हुआ, तो आपका जो दूसरा कॉम्प्लेक्स आता है ना वो आपका आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला, और उसके पास है FAD। मैंने आपको बताया था ना FAD आपके पास मैट्रिक्स के अंदर नहीं पड़ा हुआ, FAD आपके पास इधर पड़ा हुआ है, इंट्रामेम्ब्रेनस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगा, सक्सिनेट जब फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा तो उसने क्या करना है, जैसे FMNH2 बना था ना उसी तरह FADH2 बनना है, और FADH2 बनने के बाद क्या होना है, उसने भी इसी तरह अपने जो हाइड्रोजन आयन है वो FES को ट्रांसपोर्ट कर देने, ठीक है। वो FES क्या करेगा, उसने फिर आगे इस कोएंजाइम Q को ट्रांसफर कर देने अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों के क्रॉस जो है ना जो रिएक्शन है दोनों के क्रॉस चल सकता है, या NADH भी डोनेट कर सकता है और आपके पास सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होके अपने इलेक्ट्रॉन FAD को भी दे सकता है, ठीक हो गया। अब कोएंजाइम Q की कहानी चलाते हैं। कोएंजाइम Q खुद क्या है, कोएंजाइम Q जो है ना खुद एक लिपिड सॉल्युबल क्विनोन है, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है, बाकी सारे मेंबर्स जो थे वो प्रोटीन्स थे, लेकिन ये आपका वाहिद है, ठीक है, जो कि प्रोटीन नहीं है और लिपिड सॉल्युबल क्विनोन है, लिपिड वाला है ये, इसकी नेचर लिपिड वाली है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ले लिए हाइड्रो H2 की फॉर्म में और भागता हुआ जाना है इसने कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ गया। अब हम आते हैं एक और बात बता दूं, कोएंजाइम Q की ना एक होती है लॉन्ग हाइड्रोफोबिक आइसोप्रिनोइड टेल, ये देखें हमने टेल बना दी गंदी सी बनाई है लेकिन टेल बना दी हमने। इसकी होती है एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक आइसोप्रिनोइड टेल, और ये ना किससे बनी होती है, आपके पास इंटरमीडिएट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जब कर रहे होते हैं ना उस दौरान जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, उससे बनती है ये। उसके बाद ये कि इसको हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं, और ये यूबिक्विटस जो होता है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ोगे, अभी इस चीज के ऊपर खपने की जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रख लो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स 3 की डिस्कशन पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में बनाने लगी हूँ, ये हो सब कुछ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहा है, स्पेस की कमी है ना, ये समझ लो ये हमने कॉम्प्लेक्स 3 बनाया है। कॉम्प्लेक्स 3 का क्या होगा, उसमें होंगे साइटोक्रोम। अब ये बात एक और MCQ पॉइंट आ गया कि आपके पास जो तीसरा और चौथा कॉम्प्लेक्स है, ये समझ लो तीसरा है, ये आपके पास चौथा है, दोनों के अंदर साइटोक्रोम्स होते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम जो होते हैं ना
वो आपके पास होती तो साइटोक्रोम्स प्रोटीन्स ही है, मैंने आपको बताया चारों जो है वो कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर एक जो होता है ना हीम ग्रुप होता है। साइटोक्रोम जहां होगा उसके अंदर क्या होगा, एक हीम ग्रुप होगा, ठीक है, हीम ग्रुप होगा। और उसके अंदर क्या होगा कि जैसे हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप होता है ना, उसके अंदर जो आयरन होता है जो कि कन्वर्ट हो सकता है फेरिक आयन से फेरस आयन में, ठीक है। अब इसने भी क्या करना है, इसके पास भी एक आयरन सेंटर है, ठीक है। अब जो 3 वाला है ना, इसके अंदर जो है वो सेपरेटली FeS सेंटर भी है, ठीक है, जो पहले 2 कॉम्प्लेक्सेस में था। लेकिन 4 के पास क्या है, कॉपर है एज सेंटर, ठीक है, CuA, ये बात याद रखनी है। अब जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है ना, पहले हम तीसरे को डिस्कस कर लेते हैं तफसील में, फिर उसके बाद 4th पे जाते हैं, ठीक है। जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है ना, उसके पास जो साइटोक्रोम्स है वो साइटोक्रोम बी है, और कौन सा साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम C1 है, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्सेस है ना, इसमें क्या करना है, कोएंजाइम Q भागा भागा आया है, ठीक है, उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया, आते ही अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इधर आके ट्रांसफर कर दिए। और ये जो आपके पास साइटोक्रोम बी था ना, बी के क्रॉस गया, फिर सी के क्रॉस गया, ठीक है, इनके क्रॉस अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के ना उसने नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना है टू साइटोक्रोम सी, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि 3 वाले से ना, ये देखो, ये समझे छोटा सा हमारे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स था, और ये हमारे पास आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये समझ ले इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। इसने क्या करना है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होता है साइटोक्रोम सी, ठीक है, उस साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देने हैं। अब ये खुद भी क्या है, एक मोबाइल कैरियर है, ठीक है, मूव कर सकता है। इसने क्या करना है, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके ना किसके पास जाना है, आपके फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास, चौथे कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। चौथे के पास जब उसने जाना है ना, चौथे के पास जाके उसने जो है वो एक रिएक्शन परफॉर्म करवाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम जाते हैं चौथे की डिटेल्स पे। चौथे की डिटेल्स में आपको बताती हूँ, चौथा कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 क्या आपका, ये देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 हम बना लेते हैं, छोड़ो दोबारा बनाते हैं। ये हमने बना लिया अपना कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के पास ना ये थोड़ा सा ना यूनिक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास वाहिद है ये कि इसके पास एक साइट होती है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को जो है ना डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके पास एक साइट है सिर्फ, ठीक है, और किसी के पास नहीं थी। अब इसका जो साइटोक्रोम होता है ना, इसमें साइटोक्रोम कौन सा होता है, एक ए होता है और एक A3 होता है, ठीक है। अब ये वाहिद है जिसके पास ऑक्सीजन साइट अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है, इस लेवल पे क्या होना है, इलेक्ट्रॉन चारों कॉम्प्लेक्सेस से होता हुआ आ रहा है, उसके पास एनर्जी बहुत कम रह गई है और वो H2 की फॉर्म में ही है। अब वो H2 जो है ना, अब H2 के पास इलेक्ट्रॉन तो है ना, दोनों के दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये H2 क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर लिखा होगा कि हाफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि हमें वाटर बनाने के लिए हाफ ही चाहिए ना, यहाँ पे 1/2 ऑक्सीजन लिख लेते हैं। अब इसके पास साइड थी ना ऑक्सीजन को बाइंड करने की। अब होगा क्या, ये देखो कि ये हाइड्रोजन जो मूव करते आ रहे हैं पूरी इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और ये हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास बाइंडिंग साइट थी हाइड्रोजन को बाइंड करने की, ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, वाटर, ठीक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पूरी चेन के क्रॉस मूव करते हुए आ रहे हैं, वो आके क्या करेंगे, वो यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, आपके पास वाटर बना देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। हमने चारों कॉम्प्लेक्सेस की बात कर ली, हर चीज डिस्कस कर ली, इसमें जो जो कुछ हो रहा था, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, कि कॉम्प्लेक्सेस का भी हो गया। अब मुझे बताओ, आप लोगों को समझ आई है इस तरीके से?
ठीक है, मैं बताती हूँ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में ना, ये देखो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हम दोबारा बना रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या होता है, वो एक NAD डीहाइड्रोजनेज होता है, ठीक है, एंजाइम है। अब डीहाइड्रोजनेज ने करना क्या है, आपके पास NADH आई है ना, DH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ H2। ये वाला H भी इससे ले लेना है, ये भी H ले लेना है, और इसको क्या बना देना, ओनली NAD बना देना है, यानी इसको दोबारा से कंगला कर दिया। ये बेचारा कहाँ से इलेक्ट्रॉन वगैरह इकट्ठे करके लाया था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह के मेटाबॉलिज्म करके, अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन से छीन लिए इस डीहाइड्रोजनेज ने। अब इस डीहाइड्रोजनेज में एक और चीज है जिसको हम कहते हैं FMN। ये क्या है, ये कोएंजाइम है, ठीक है, कोएंजाइम है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, H2 की फॉर्म में है, क्या बना देगा, एक मिनट, FMNH2 बना देगा, ठीक है। और ये FMNH2 आगे ट्रांसफर कर देगा, इसका एक आयरन सल्फर सेंटर होता है, FeS, ठीक है। ये आयरन सल्फर सेंटर जो है ना आपका, इस आयरन सल्फर सेंटर ने इन दोनों हाइड्रोजन्स को लेना है और जाके ट्रांसफर किसको कर देना है, कोएंजाइम Q को, ठीक है। इन्होंने आगे कोएंजाइम Q को दे देना है, ठीक है। कोएंजाइम Q की तो कहानी पता है ना सबको, अब क्लियर है। हाँ जी, NADH और प्लस H पॉजिटिव जो है ना, वो आपके मैट्रिक्स से आ रहा है, जो हम बना के आए थे ना मैट्रिक्स में, आपको याद होगा। सबसे पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया हमने देखा कैसे बना है, वो मैट्रिक्स में सारा कुछ बना था। वो बेचारा खुद कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, वो तोड़ के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया था, और ये कॉम्प्लेक्स पहले कॉम्प्लेक्स ने उससे छीन लिए, ठीक है। खुद दोबारा अपने उसी गरीबी वाली हालत में आ गया, NAD पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, और अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिए इस कॉम्प्लेक्स को। इस कॉम्प्लेक्स के क्रॉस जब मूव करेंगे ना, मैं आपको बता दूं, पहला कॉम्प्लेक्स है जो, एक मिनट, ये देख लो कि पहला कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स 1, इसके क्रॉस जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जा रहे हैं, आगे पास ऑन हो रहे हैं, तो क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए हाइड्रोजन आयन बाहर आएंगे इन द इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस। कितने हाइड्रोजन बाहर आएंगे, 4 हाइड्रोजन बाहर आएंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये एक और MCQ पॉइंट के आपके कॉम्प्लेक्स 2 के अक्रॉस कोई हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स 1 के अक्रॉस कितने हाइड्रोजन आए, 1 हाइड्रोजन आया है। कॉम्प्लेक्स 2 के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करने से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। उसके बाद हम तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात करें, ये देखो तीसरा जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हुए जाएंगे, इसके साइटोक्रोम्स के साथ मिलजुल के आगे जब साइटोक्रोम C तक पहुंचा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अक्रॉस मूव करके चले गए, तो अंदर के हाइड्रोजन कितने बाहर आएंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन इसके अक्रॉस भी बाहर आएंगे। 4 ही पहले के अक्रॉस, 4 ही तीसरे के अक्रॉस, दूसरे के अक्रॉस कोई भी नहीं आया। उसके बाद जाते हैं हम चौथे कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। चौथा कॉम्प्लेक्स जो था आपका फोर्थ वन, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ऑक्सीजन से वाटर बना देंगे, ठीक है। उस वक्त इसके अक्रॉस कितने हाइड्रोजन बाहर आएंगे, इस कॉम्प्लेक्स के अक्रॉस वो आएंगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन, खुद आप अंदाजा लगाओ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरी चेन के अक्रॉस मूव कर गए हैं, चारों कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए चले गए हैं, तो कितने हाइड्रोजन बाहर आए, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, पहले के क्रॉस कितने आए, 4 बाहर आए हाइड्रोजन, दूसरे के क्रॉस कोई भी नहीं आया, तीसरे के क्रॉस 4 हाइड्रोजन बाहर आए, चौथे के क्रॉस 2 बाहर आए, टोटल कितने हो गए, 10। मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की तो कमी होगी ना, जब 10 हाइड्रोजन बाहर आ गए हैं, ठीक है, अंदर कमी हो गई और बाहर ज्यादा हो गए। इसी चीज का नाजायज फायदा उठाता है आपका कॉम्प्लेक्स 5, जो मैंने ऑक्सफॉर्स में आपको बताया ना, ये जो 10 हाइड्रोजन बाहर आ गए हैं ना, इन्हीं 10 हाइड्रोजन का नाजायज फायदा उठाता है आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 5, ये देखो ऐसे ट्यूब सी की फॉर्म में है, ये करेगा, ये जो 10 हाइड्रोजन बाहर आए हुए ना,
इनको ले जाता है अंदर, कहते हैं हम दोबारा सैर करा के तुम्हें मैं दोबारा अपने घर छोड़ देता हूँ हाइड्रोजन्स को, लेकिन इसके नतीजे में तुमने मुझे इतनी एनर्जी देनी है कि मैं फॉस्फोराइलेशन कर सकूं। और आपके मैट्रिक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है एडीपी, ठीक है, और फॉस्फोरस। अब इसने क्या करना है, जब हाइड्रोजन मूव करेगा ना तो इसका पहिया चल पड़ेगा, समझ लो, ठीक है, इसका पहिया चल पड़ा, इसने क्या करना है, एडीपी को कन्वर्ट कर देना है एटीपी में। इस तरह आपने कार्बोहाइड्रेट्स से कहानी शुरू की, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या कराई, ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करके हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया। मूव कराते कराते हम पहुंचे कहाँ पे, हमने ग्रेडियंट क्रिएट किया। ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हुआ कि अंदर से हाइड्रोजन इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस में आना शुरू हो गया, हाइड्रोजन आयन। वही हाइड्रोजन आयंस जब दोबारा अंदर मूव करवाए हमने मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स 5 को रन कराया। कॉम्प्लेक्स 5 जब रन किया तो क्या किया उसने, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कराया। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो होल रिएक्शन हुआ है ये वाला, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन क्या बना, ये हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी। शुरू से आखिर तक की कहानी को हम क्या कह देंगे, ऑक्स फॉस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको।